हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? क्या आपको पता है अमेरिका के सबसे बड़े किसान कौन बन गए हैं? कौन सा स्ट्रेन बर्ड फ्लू का एक आम स्ट्रेन है? सर्दियों के मौसम में दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी पर फतह पाने वाली टीम कौन बन गई है? ऐसे ही 15 बड़ी खबरों को कवर करते हुए हमने आज का बोले तो 18 जनवरी 2021 का करंट अफेयर का वीडियो तैयार किया है। क्वालिटी की दृष्टि से सुपर से भी ऊपर यह वीडियो आप लास्ट तक देखें। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और अभी तक आपने हमारी जीके 2020 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। चलिए बिना वक्त गवाए हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन, अमेरिका के सबसे बड़े किसान कौन बन गए? अमेरिका के सबसे बड़े किसान बन गए हैं माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक ऐसे बिल गेट्स। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, बिल गेट्स। और इमेज में आप देख सकते हैं। और बिल गेट्स बोले तो माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक 65 वर्षीय बिल गेट्स ने अमेरिका के लुसियाना में 69,000 एकड़, अर्कसस में करीब 48,000 एकड़, एरिजोना में 25,000 एकड़ खेती योग्य जमीन खरीदी है। उन्होंने देश के 18 राज्यों में 2,42,000 एकड़ जमीन खरीदी है। और बिल गेट्स अमेरिका के ऐसे पहले व्यक्ति बन गए हैं जिनके पास इतनी जमीन है, यानी कि वो बन गए हैं अमेरिका के सबसे बड़े किसान। और बिल गेट्स की योजना बड़े पैमाने पर फसल उगाने की है। बिल गेट्स दुनिया के चौथे सबसे अमीर शख्स भी है। दुनिया के सबसे अमीर शख्स कौन है? कुछ दिन के लिए एलन मस्क बन गए थे दुनिया के सबसे अमीर शख्स, लेकिन अब है अमेज़न के जेफ बेजोस फिर से दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति बन गए हैं। और बिल गेट्स की बात करें तो वो दुनिया के चौथे नंबर के सबसे धनी व्यक्ति है। और जब बात करते हैं बिल गेट्स की तो हमें माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के बारे में भी जान लेना चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है। कंपनी का मुख्यालय अमेरिका में रेडमंड वाशिंगटन डीसी में स्थित है। और माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है? सत्य नडेला। माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना बिल गेट्स ने की थी। कब की थी? 4 अप्रैल 1975 को। और बिल गेट्स के साथ उनके एक मित्र वो सह-संस्थापक थे। कौन? पॉल एलन और बिल गेट्स दोनों ने मिलकर माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना की। और माइक्रोसॉफ्ट का मुख्य उत्पाद क्या है? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, जो आप पर्सनल कंप्यूटर में यूज करते हैं। जिस तरह दोस्तों एप्पल की ओएस आती है, इसी तरह विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट का उत्पाद है। क्लियर? और इसी तरह हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपके सामने रखता हूं। हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है? लाइक करना मत भूलिएगा। दूसरा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। निम्न में से कौन सा स्ट्रेन बर्ड फ्लू का सबसे आम स्ट्रेन है? दोस्तों आपने या तो न्यूज में पढ़ा होगा या तो टीवी चैनल पर देखा होगा। हमारे भारत देश में तकरीबन 10 राज्यों में बर्ड फ्लू के वायरस पाए गए और बहुत से पक्षियों की मौत हो गई। तो बर्ड फ्लू का एक आम स्ट्रेन है जिसका नाम है H5N1। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए। और दोस्तों इसी करंट अफेयर की एग्जामिनेशन में यह क्वेश्चन निकलने वाला है। यह क्वेश्चन आपके पेपर में छपेगा यदि सिलेबस में आपका करंट अफेयर का टॉपिक है तो देखो दोस्तों, बर्ड फ्लू का दूसरा नाम क्या है? एवियन इन्फ्लुएंजा। वर्ष 2021 की शुरुआत एक अभूतपूर्व बर्ड फ्लू की महामारी से हुई। बर्ड फ्लू की इस हालिया घटना के कारण देश के 10 राज्यों में हजारों जंगली और पोल्ट्री पक्षियों की मौत हो गई है। और H5N1 इस वायरस का सबसे आम स्ट्रेन है जो पक्षियों में गंभीर श्वसन रोग का कारण बनता है। और H5N1 के कारण बहुत से पक्षियों की मौत हो गई है। हालांकि इसके अन्य स्ट्रेन कौन कौन से हैं? H7N5, H8N1 या H5N8 भी बर्ड फ्लू का कारण बनते हैं। और दोस्तों आपको भी पता है जिस तरह कोविड-19 का नया स्ट्रेन ब्रिटेन में सामने आया तो इसी तरह बर्ड फ्लू के ये नए स्ट्रेन है और इसी के कारण भी
बर्ड फ्लू के कारण पक्षियों की मौत होती है। और दोस्तों और भी क्वेश्चन बन सकते हैं जो एग्जामिनेशन की दृष्टि से पूछ लिए जा सकते हैं। बर्ड फ्लू की घटनाओं के कारण किस उद्योग को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है? मुर्गी पालन उद्योग को। बर्ड फ्लू के वायरस का प्राकृतिक भंडार किसको माना जाता है? जंगली पक्षियों को। और बर्ड फ्लू संक्रमण पक्षियों के मल, उनके द्वारा दूषित जल निकायों के माध्यम से फैलता है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार विश्व में बर्ड फ्लू की आधे से अधिक घटनाएं मध्य एशियाई फ्लाईवे में देखने को मिलती है। मध्य एशियाई फ्लाईवे में बर्ड फ्लू की आधे से अधिक घटनाएं देखने को मिलती है और जो लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को भी कवर करती है। तीसरा क्वेश्चन, सर्दियों के मौसम में दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी पर फतह करने वाली पहली टीम कौन बन गई है? सर्दियों के मौसम में दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी पर फतह करने वाली टीम बन गई है नेपाली पर्वतारोहियों की टीम। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, नेपाली पर्वतारोहियों की टीम। लेकिन दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? वो है K2। कौन सी? K2, दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी। नेपाल के पर्वतारोहियों ने इतिहास रच दिया जब उन्होंने सर्दियों के मौसम में दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी पाकिस्तान की K2 पर फतह हासिल की। और इमेज में आप देख सकते हैं यह है नेपाली पर्वतारोहियों की टीम जिन्होंने हाल ही में फतह हासिल की है। और 10 नेपाली पर्वतारोहियों के समूह वाली टीम सर्दियों में इस चोटी को फतह करने वाली विश्व की पहली टीम बन गई है। और हिमालय रेंज के पाकिस्तानी हिस्से में K2 सबसे ऊंची चोटी है जो एवरेस्ट पर्वतमाला के बाद दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। इमेज में आप देख सकते हैं दुनिया की यह दूसरी सबसे ऊंची चोटी नाम है K2 और जिसकी ऊंचाई 28,251 फीट है और मीटर में बोले तो 8,611 मीटर इस चोटी की ऊंचाई है। और जब बात करते हैं दोस्तों विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत की यानी कि माउंट एवरेस्ट की, तो एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहां निकल सकता है। हिमालय दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? हिमालय दिवस हर साल मनाया जाता है 9 सितंबर को। कब? 9 सितंबर को हिमालय दिवस मनाया जाता है। और इस साल के यानी कि वर्ष 2020 के हिमालय दिवस की थीम क्या रखी गई थी? थीम रखी गई थी हिमालयस एंड नेचर। और प्रति वर्ष अंतरराष्ट्रीय पर्वत दिवस, इंग्लिश में बोले तो इंटरनेशनल माउंटेन डे, कब मनाया जाता है? 11 दिसंबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल माउंट डे। तो यह दोनों फैक्ट आपको याद रखने हैं। चौथा क्वेश्चन, अस्मी मशीन पिस्टल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? हाल ही में हमारे DRDO के द्वारा विकसित एक अस्मी मशीन पिस्टल जिसका हाल ही में अनावरण किया गया और इसके संदर्भ में यहां 2 सेंटेंस दिए गए हैं। तो इसी पैटर्न के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में अक्सर पूछ लिए जा सकते हैं। तो यहां दोनों सेंटेंस को हमें ध्यान से पढ़ना होगा। अस्मी मशीन पिस्टल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यह भारत की पहली स्वदेशी 9mm मशीन पिस्टल है। दोस्तों आपने पढ़ा होगा या तो सुना होगा, यह कथन बिल्कुल सही है। अस्मी हमारे भारत देश में बनी पहली स्वदेशी 9mm मशीन पिस्टल है। और दूसरा सेंटेंस, इसे अकेले DRDO के वैज्ञानिकों ने विकसित किया है। यहां कुछ गड़बड़ है क्योंकि अकेले DRDO के वैज्ञानिकों की टीम ने इसको विकसित नहीं किया है, इसके अलावा किसी और की भी मदद ली गई है। यानी कि हमारा सही आंसर है, कौन सा कथन सही है? केवल 1 नंबर का जो सेंटेंस है वो सही है। हमारा आंसर बन गया केवल 1 यानी कि ऑप्शन ए। तो देखो दोस्तों यहां मैं आपको डिटेल में समझाता हूं। हाल ही में भारत की पहली स्वदेशी 9mm मशीन पिस्टल को इन्फेंट्री स्कूल महोव और DRDO के आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट पुणे द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। अकेले DRDO के द्वारा नहीं विकसित किया गया है बल्कि इन्फेंट्री स्कूल महोव और इसके साथ DRDO की एक ब्रांच आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट पुणे द्वारा संयुक्त रूप से
अश्मि को विकसित किया गया है। इमेज में आप देख सकते हैं अश्मि की इमेज। और मशीन पिस्तौल मुख्य रूप से पिस्तौल का स्व लोडिंग संस्करण है जो पूरी तरह से स्वचालित है और पिस्तौल का नाम अश्मि रखा गया है। और अश्मि का अर्थ क्या होता है? गर्व, आत्मसम्मान तथा कठिन परिश्रम अश्मि का मीनिंग होता है, अर्थ होता है। और अश्मि की विशेषताओं की बात करें तो इस पिस्तौल में 9 mm की गोली इस्तेमाल की जाएगी। इस पिस्तौल का वजन लगभग 2 किलोग्राम और नाल की लंबाई 8 इंच और मैगजीन की क्षमता 33 राउंड है। एक मशीन पिस्तौल की उत्पादन लागत लगभग 50,000 रुपये है और इसे निर्यात किए जाने की भी संभावना है। यानी कि हम आत्मनिर्भर भारत के तहत इसको विकसित कर रहे हैं और इसके निर्यात के जरिए हम दोस्तों आय भी प्राप्त कर सकेंगे। 5वां क्वेश्चन, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के विदेशी सांस्कृतिक संगठन का संक्षिप्त नाम क्या है? पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के विदेशी सांस्कृतिक संगठन का नाम है हनबन। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है हनबन। लेकिन हनबन सुर्खियों में क्यों आया वो भी एक आपके दिमाग में क्वेश्चन है ना, तो चलिए पढ़ो। कन्फ्यूशियस संस्थान बीजिंग की सांस्कृतिक कूटनीति के सबसे महत्वपूर्ण अवतार है। कौन? यह कन्फ्यूशियस संस्थान। और हनबन की स्थापना 2004 में हुई थी और तब से पूरी दुनिया में ऐसे कन्फ्यूशियस संस्थान खोलने की जिम्मेदारी उसकी है। किसकी? हनबन की। और इसके लिए चीन सरकार द्वारा सीधे भुगतान किया जाता है। हनबन चीनी शिक्षा मंत्रालय के अधीन काम करता है। और कन्फ्यूशियस कौन थे? तो इमेज में आप देख सकते हैं यह एक चीनी दार्शनिक थे। सुप्रसिद्ध चीनी दार्शनिक के नाम से निर्मित कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट का विस्तार उसकी सांस्कृतिक कूटनीति का महत्वपूर्ण स्तंभ है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार इस वक्त यूरोप में 187, अमेरिका में 93, एशिया में और वो भी चीन के बाहर एशिया में 135, अफ्रीका में 61, दक्षिण अमेरिका में 35 और ओशनिया में 20 कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट है। यानी कि वो अपनी चीनी संस्कृति का फैलाव कर रहा है और इसीलिए यह क्वेश्चन करंट अफेयर में आया। और जब बात करते हैं चीन देश की, तो चीन की कैपिटल का नाम क्या है? चीन के राष्ट्रपति कौन है? चीन की करेंसी क्या है? रेनमिनबी। तो यह फैक्ट तो मैंने आपको कई बार बताए, लेकिन आज कुछ नया सीख ले चीन के बारे में। विश्व में स्टील उत्पादन में चीन पहले स्थान पर है। विश्व के गेहूं उत्पादक देशों में चीन का स्थान प्रथम हो गया है। और चीन दुनिया का सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश भी है। यानी कि स्टील उत्पादन में पहले स्थान पर, गेहूं उत्पादक देशों की सूची में प्रथम स्थान पर और चाय उत्पादन में भी विश्व में प्रथम स्थान पर है चीन। 6ठा क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य में सिपाही संवर्ग के लिए 500 पदों में से एक पद ट्रांसजेंडर के लिए आरक्षित रहेगा? दोस्तों, एक राज्य के सरकार के द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है कि कोई भी सिपाही संवर्ग के 500 पदों में से एक पद ट्रांसजेंडर के लिए आरक्षित रहेगा। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है यह कदम उठाया गया है बिहार में। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बिहार। बिहार में अब ट्रांसजेंडर भी दारोगा और सब इंस्पेक्टर बनेंगे। इन पदों पर किन्नर सीधे तौर पर नियुक्त किए जाएंगे और ऐसे में सिपाही संवर्ग के लिए नियुक्ति प्राधिकार एसपी के पास और सब इंस्पेक्टर के लिए नियुक्ति प्राधिकार डीआईजी स्तर के पदाधिकारी के पास होंगे। और यह डिसीजन लिया है बिहार राज्य की सरकार ने। और यहां मैंने आपके सामने एक इमेज रखी है, तो यहां से भी एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। देश की पहली महिला ट्रांसजेंडर सब इंस्पेक्टर कौन है? तो नाम मत भूलिएगा, पृथिका यशिनी। इमेज में आप देख सकते हैं पृथिका यशिनी देश की पहली महिला ट्रांसजेंडर सब इंस्पेक्टर। और हाल ही में जारी संकल्प के अनुसार दारोगा और सब इंस्पेक्टर बनने के लिए ट्रांसजेंडर अभ्यर्थी को बिहार राज्य का मूल निवासी होना आवश्यक है और इसके लिए नियुक्ति के दौरान उसे प्रमाण पत्र और राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र भी दिया
दिखाना होगा और वो ही दोस्तों इस पद पर हो सकते हैं, बन सकते हैं। और अब बात करते हैं दोस्तों बिहार राज्य की। तो आप मैप में देखिए, यह है बिहार। बिहार के अगल बगल में कौन कौन से राज्य स्थित है? तो यहां पर है उत्तर प्रदेश, यहां पर है बिहार में से ही एक अलग राज्य का गठन किया गया है जिसका नाम है झारखंड, और यहां है वेस्ट बंगाल। और दोस्तों यहां नेपाल से सटा हुआ है यह बिहार। और बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? कृष्ण सिंह। बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? जेम्स स्टीफन। जेम्स स्टीफन बिहार के प्रथम राज्यपाल। और बिहार का राज्य पशु क्या है? बैल। बिहार का राज्य पक्षी है गोरैया, और बिहार का राज्य फूल है गेंदा। बिहार का राज्य वृक्ष है पीपल। और बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार। बिहार के वर्तमान राज्यपाल कौन है? फागू चौहान। तो बिहार से जुड़े इतने फैक्ट आपको हमेशा के लिए याद रखने चाहिए। सातवां क्वेश्चन, बिहार के समाज कल्याण विभाग ने नशा मुक्ति अभियान का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया है? बिहार के समाज कल्याण विभाग ने नशा मुक्ति अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है ज्योति कुमारी को। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ज्योति कुमारी। इमेज में आप देख सकते हैं। और ज्योति कुमारी है कौन? आपके दिमाग में क्वेश्चन है तो देखो, कोरोना काल में जब पूरे देश में तालाबंदी थी यानी कि लॉकडाउन था, उस वक्त 15 साल की ज्योति कुमारी सुर्खियों में छा गई थी। दरअसल ज्योति अपने बीमार पिता को हरियाणा के गुरुग्राम से, कहां से? हरियाणा के गुरुग्राम से साइकिल पर लेकर निकली और दरभंगा बिहार पहुंच गई। और ज्योति कुमारी ने महज 7 दिन में करीब 1200 किलोमीटर का सफर तय किया था और उस वक्त वो सुर्खियों में आ गई थी। और इसीलिए बिहार सरकार ने ज्योति कुमारी को हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो ज्योति कुमारी बोले तो बिहार की साइकिल गर्ल है, इमेज में आप देख सकते हैं। और अब दरभंगा की साइकिल गर्ल ज्योति कुमारी को बिहार की नीतीश कुमार की सरकार ने खास सम्मान दिया है और समाज कल्याण विभाग ने उन्हें नशा मुक्ति अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। नाम मत भूलिएगा, ज्योति कुमारी, नाम है साइकिल गर्ल। और ऐसा भी सुनने में आया है कि यह ज्योति कुमारी के दोस्तों इस कारनामे पर एक फिल्म भी बनने जा रही है। और जब बात करते हैं बिहार की, तो बिहार के कुछ फैक्ट हमने पिछले क्वेश्चन में ही देखे, लेकिन फिर भी बिहार के बारे में और भी जानकारी जुटा ले। बिहार की कैपिटल का नाम है पटना और शहर पटना शहर की स्थापना का श्रेय शेरशाह सूरी को जाता है। और सोनपुर का पशु मेला काफी प्रसिद्ध है, जहां जहां चंद्रगुप्त मौर्य के दौर से हाथी घोड़े खरीदे जाते हैं। कहां पर? सोनपुर का पशु मेला। और निरंजना नदी के तट पर बोध गया अंतरराष्ट्रीय पर्यटन स्थल है। इमेज में आप देख सकते हैं दोस्तों, एक अंतरराष्ट्रीय पर्यटन स्थल बोध गया किस नदी के तट पर है? निरंजना नदी के तट पर। 8वां क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय प्रवास 2020 रिपोर्ट के मुताबिक भारतीयों की सबसे ज्यादा आबादी किस देश में है? दोस्तों हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई है, नाम है अंतरराष्ट्रीय प्रवास 2020 की रिपोर्ट। और इस रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा भारतीय यूएई में है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, यूएई। तो देखो दोस्तों, यह रिपोर्ट किसने हाल ही में जारी की है? तो यूनाइटेड नेशंस DESA यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सोशल अफेयर्स के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया। संयुक्त राष्ट्र DESA के जनसंख्या प्रभाग द्वारा जारी अंतरराष्ट्रीय प्रवास 2020 रिपोर्ट के मुताबिक 1.8 करोड़ भारतीय अपने जन्म स्थान यानी कि भारत से दूर दूसरे देशों में रहते हैं। कितने? 1.8 करोड़ भारतीय दूसरे देशों में रहते हैं। और विदेशों में रहने वाले भारतीयों में सबसे ज्यादा 35 लाख संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई में रहते हैं, जबकि 27 लाख भारतीय अमेरिका में रहते हैं और 25 लाख सऊदी अरब में रहते हैं। और हाल ही में यह रिपोर्ट सामने आई है। और जब सबसे अधिक भारतीय रहते हैं यूएई में, तो आप मैप में देखिए, यह है यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात, जिसके आसपास में सऊदी अरेबिया और ओमान जैसे देश स्थित है। यूएई की कैपिटल का नाम है अबू धाबी और यूएई की करेंसी है यूएई दिरहम।
और यूएई के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? खलीफा बिन जायद अल नाहयान। इमेज में आप देख सकते हैं और यह है यूएई दिरहम करेंसी नोट। नवा क्वेश्चन, कितने रुपए की शुरुआती पूंजी के साथ देश का स्टार्टअप इंडिया सीड फंड लॉन्च किया गया? दोस्तों हाल ही में तकरीबन 1000 करोड़ पूंजी के साथ देश का स्टार्टअप इंडिया सीड फंड लॉन्च किया गया, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 1000 करोड़। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने देश में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप्स के विकास की 1000 करोड़ रुपए की स्टार्टअप्स इंडिया सीड फंड योजना की घोषणा की है। और यहां पर पढ़िए, पीएम अनाउंसेस ₹1000 करोड़ फंड। ओके, देश भर में 41,000 से अधिक स्टार्टअप्स अपनी मुहिम में जुटे हुए हैं और स्टार्टअप्स इंडिया सीड फंड से सहायता देश भर में चुने हुए इंक्यूबेटरों के जरिए प्राप्त की जा सकती है। 10वां क्वेश्चन, देश के विभिन्न क्षेत्रों को केवड़िया से जोड़ने वाली 8 रेलगाड़ियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रवाना किसने किया है? केवड़िया कॉलोनी बोले तो गुजरात, और गुजरात में केवड़िया कॉलोनी के पास नर्मदा नदी में साधु द्वीप पर विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी स्थित है और पूरे देश भर से सभी यात्री यहां हमारी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को देखने आ सके, इसलिए केवड़िया से जोड़ने वाली 8 रेलगाड़ियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शुरुआत की है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है श्री नरेंद्र भाई मोदी। प्रधानमंत्री ने गुजरात में कई रेल परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया और प्रधानमंत्री दाभोई चांदोद को ब्रॉड गेज रेलवे लाइन में बदलने, चंदोद केवड़िया नई ब्रॉड गेज रेलवे लाइन, नव विद्युतीकृत प्रताप नगर केवड़िया खंड और दभोई चांदोद और केवड़िया के नवनिर्मित रेलवे स्टेशनों के भवनों का भी उद्घाटन किया है हमारे प्रधानमंत्री श्री ने। और यहां आप देख सकते हैं यह है केवड़िया का रेलवे स्टेशन। तो इनसे जुड़ा हुआ यह फैक्ट आपको याद रखना चाहिए। केवड़िया रेलवे स्टेशन भारत का पहला रेलवे स्टेशन है जहां ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन है, यानी कि हमारे भारत देश का पहला ऐसा रेलवे स्टेशन जहां पर ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन है। 11वां क्वेश्चन, भारत में कोरोना टीकाकरण के दूसरे चरण में कितने करोड़ लोगों को टीके लगाए जाएंगे? पहला चरण हाल ही में जारी है और दूसरे चरण में तकरीबन 30 करोड़, कितने? 30 करोड़ भारतीयों का टीकाकरण किया जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 30 करोड़। कोरोना वायरस का टीकाकरण अभियान के पहले चरण में 3 करोड़ लोगों को टीका लगाया जाएगा। पहले चरण में 3 करोड़ लोगों को टीका लगाया जाएगा और दूसरे चरण में 30 करोड़ लोगों को टीके लगाए जाएंगे। और प्रधानमंत्री ने दवाई भी कड़ाई भी का मंत्र दिया है। कौन सा? दवाई भी कड़ाई भी का मंत्र दिया है हमारे प्रधानमंत्री श्री ने। और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली के निदेशक कौन है? डॉक्टर रणदीप गुलेरिया। इमेज में आप देख सकते हैं डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की बात कही और उन्होंने कहा कि कोविड टीका पूरी तरह सुरक्षित है। जी हां दोस्तों, हमारे भारत देश के द्वारा निर्मित दोनों कोविड-19 के टीके पूरी तरह सुरक्षित है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। और इसी तरह की कोई अफवाहें आपके सामने आती है तो आपको नहीं मानना चाहिए। ओके, 12वां क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के विदेश मंत्री भारत के 3 दिवसीय दौरे पर आए? हमारे पड़ोसी देश तो सभी है, लेकिन नेपाल देश के विदेश मंत्री हाल ही में 3 दिवसीय भारत के दौरे पर आए, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है नेपाल। और नेपाल के विदेश मंत्री का नाम क्या है? प्रदीप कुमार ग्यावाली। भारत के 3 दिवसीय दौरे पर आए नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप कुमार ग्यावाली ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की और इससे पहले नेपाली विदेश मंत्री देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी मुलाकात कर चुके हैं, यानी कि हमारे देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी यह नेपाल देश के विदेश मंत्री प्रदीप कुमार ग्यावाली मुलाकात कर चुके हैं और अब मुलाकात की है हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के। और दोस्तों, जब बात आती है नेपाल की, तो नेपाल से जुड़े हुए फैक्ट आपको याद है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। लेकिन आज मैं आपको नेपाल के बारे में कुछ नया दिखाने जा रहा हूं। भारत और नेपाल के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास
सूर्य किरण एक वार्षिक आयोजन है जो नेपाल और भारत में बारी बारी से आयोजित किया जाता है। यानी कि भारत और नेपाल के सैन्यों के बीच एक सैन्य अभ्यास आयोजित किया जाता है जिसका नाम है सूर्य किरण। प्रति वर्ष आयोजित किया जाता है, एक बार नेपाल में, एक बार भारत में। और नेपाल की राजभाषा क्या है? नेपाली। और नेपाल के राष्ट्रपति कौन है? तो वर्तमान में विद्या देवी भंडारी नेपाल की राष्ट्रपति, और नेपाल के प्रधानमंत्री है खड़ग प्रसाद शर्मा ओली, नेपाल के वर्तमान प्रधानमंत्री। 13वां क्वेश्चन, बंगबंधु फिल्म का निर्माण कौन करेगा? बंगबंधु बोले तो शेख मुजीबुर रहमान, बांग्लादेश के संस्थापक सदस्य एवं बांग्लादेश के प्रथम राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान, उनके जीवन पर एक फिल्म बनने जा रही है जिसका नाम होगा बंगबंधु। लेकिन निर्माण कौन करेगा? निर्माण करेगा भारत और बांग्लादेश दोनों संयुक्त रूप से। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए और बी दोनों। श्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि भारत और बांग्लादेश मिलकर एक फिल्म बंगबंधु बनाने पर काम कर रहे हैं और यह फिल्म शेख मुजीबुर रहमान के जीवन और कार्य पर आधारित होगी। इमेज में देख सकते हैं शेख मुजीबुर रहमान को, जिसका एक उपनाम है बंगबंधु। और अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में इस वर्ष बांग्लादेश फोकस कंट्री है। और आपको भी पता है अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल हाल ही में कहां शुरू हुआ है? गोवा की कैपिटल पणजी में, और इसमें फोकस कंट्री भी बांग्लादेश ही है। और जब बांग्लादेश की बात करते हैं तो इनसे जुड़ा हुआ एक इतिहास भी हम जान ले। 26 मार्च 1971 को बांग्लादेश की स्वतंत्रता की घोषणा के साथ ही मुक्ति युद्ध की शुरुआत हो गई थी और अंत में जीत 16 दिसंबर को एक ही वर्ष में हासिल किया गया था, जो विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। और बांग्लादेश के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? बंगबंधु के नाम से विख्यात शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के प्रथम राष्ट्रपति। और बांग्लादेश के संस्थापक होने के नाते शेख मुजीबुर रहमान को बांग्लादेश का जनक भी कहा जाता है। और यहां आप मैप में देखिए, यह है बांग्लादेश और बांग्लादेश की कैपिटल का नाम है ढाका। बांग्लादेश की करेंसी है टका। और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना। और कौन है शेख हसीना? शेख मुजीबुर रहमान की बेटी। और बांग्लादेश के राष्ट्रपति है अब्दुल हामिद। और बांग्लादेश का राष्ट्रीय नारा अब क्या होगा? जय बांग्ला, बांग्लादेश का अब राष्ट्रीय नारा होगा। 14वां क्वेश्चन, जागरूकता अभियान सक्षम का शुभारंभ किसने किया है? हाल ही में सक्षम नामक एक जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया गया और इस अभियान का शुभारंभ किसने किया है? हमारे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने सक्षम का शुभारंभ किया। यह अभियान पर्यावरण और स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभावों को हाईलाइट करेगा। और सक्षम अभियान का उद्देश्य क्या है? लोगों को स्वच्छ ईंधन का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। और यह कितनी समयावधि के लिए यह सक्षम अभियान चलाया जाएगा? 1 महीने तक यह सक्षम अभियान चलाया जाएगा हमारे मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के द्वारा। 15वां क्वेश्चन, लोक खनिज नीति 2021 कब से लागू हो जाएगी? हाल ही में हमारी सरकार ने लोक खनिज नीति 2021 की घोषणा की है और यह नीति लागू हो जाएगी 10 फरवरी से। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 10 फरवरी। रेल मंत्रालय ने खनिज लोहे के परिवहन के लिए मालगाड़ियों के आवंटन की नई नीति जारी की है और इस नई नीति का उद्देश्य क्या है? ग्राहकों की वर्तमान आवश्यकताओं का ध्यान रखना और उनकी परिवहन संबंधी समुची आवश्यकताओं का पूरा ख्याल रखना है, पूरा करना है। और नई नीति को लोक खनिज नीति 2021 नाम दिया गया है और यह इस वर्ष 10 फरवरी से लागू हो जाएगी। और जब बात करते हैं हम हमारे रेलवे डिपार्टमेंट की, तो भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1951 में। कोयले से चलने वाला देश का सबसे पुराना इंजन कौन सा है? फेयर क्वीन, जो कोयले से चलने वाला देश का सबसे पुराना इंजन है। नाम मत भूलिएगा, यह दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको पता होना चाहिए। और कल दोस्तों मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, पाथेर पांचाली, चारुलता, घरे बाहिरे जैसे यादगार फिल्मों के निर्माता कौन है? दोस्तों पाथेर पांचाली, चारुलता, घरे बाहिरे जैसी
यादगार फिल्मों के निर्माता है सत्यजीत रे। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर था सत्यजीत रे। लगभग सभी दोस्तों ने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया। उनमें से हमारे एक सब्सक्राइबर फ्रेंड ने हमें एक कंप्लेन भेजा है, नाम है ब्रिजेश यादव, जय हिंद। उन्होंने लिखा है कि सर मैं डेली करंट अफेयर का वीडियो आपका देखता हूं और तुरंत लाइक भी कर देता हूं और कमेंट भी लिखता हूं, लेकिन आप मेरा नाम नहीं लेते। दोस्तों तकरीबन 100 से ज्यादा हमारे सब्सक्राइबर फ्रेंड है वो कमेंट लिखते हैं, लेकिन मैं आपके सामने सिर्फ 12 या 15 व्यक्ति के नाम ही ले सकता हूं, तो माफ कीजिएगा। लेकिन ब्रिजेश यादव आपका आंसर बिल्कुल सही। अजीत सिंह, पूजाबा एस जाडेजा, भावना तड़वी, पटेल उर्वशी, आकाश लिंबाचिया, लवकुश शाह, पर्वत डामोर, चौहान चेतन सिंह, इन सभी दोस्तों ने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया। चौधरी अशोक भाई, सोलंकी मनोज फ्रॉम गुजरात के सुरेंद्र नगर से, ब्रिजेश यादव, जय हिंद, आपका आंसर बिल्कुल सही। गोहिल अरविंद कुमार हंसराज, शैलेश कुमार तबियाड़, कमलेश डोडिया और जस्मीन पटेल, सभी दोस्तों को सही आंसर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के वीडियो का क्वेश्चन ए रहा स्क्रीन पर। पैट गैल्सिंजर निम्न में से किस कंपनी के नए सीईओ बने? इमेज में देख सकते हैं पैट गैल्सिंजर किस कंपनी के नए सीईओ बने हैं। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर और सही आंसर देना है नीचे कमेंट बॉक्स में। और उस कंपनी के बारे में आपको डिटेल में जानकारी है तो वो भी लिखिएगा, क्योंकि एक बार आप लिख देंगे फिर आप उसे कभी नहीं भूलेंगे। और वाकई में वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ वीडियो खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।